दोस्ती जो होती है ना, दोस्ती बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है इंसान की। और इंसान ना कई बार अपने भाइयों से, अपने माँ बाप से ज्यादा ना अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है, उनके साथ घूमना पसंद करता है। वेलकम टू उत्तराखंडीज पावर्ड बाय RJRC क्रिएशंस। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ सूरज सिंह रावत और आप मुझे सूरज त्राटक नाम से भी जानते हैं। मैं टिहरी के खासपट्टी क्षेत्र के सोनदार गांव से बिलोंग करता हूँ और मेरा जन्म मुंबई में हुआ। और वहाँ पे मेरे फादर उस टाइम काम कर रहे थे, तो हम सब पूरी फैमिली में शिफ्ट हो गई थी। कुछ टाइम बाद मेरे दादा को वहाँ का माहौल ठीक नहीं लगा कि थोड़ा माहौल वहाँ पे गुंडागर्दी और इस चीज़ का ज़्यादा बढ़ रहा था मुंबई में। तो उन्होंने कहा कि हमें अपने पहाड़ वापस जाना है और उनकी ज़िद की वजह से सबको आना पड़ा। हालांकि मेरे घर वालों ने उस टाइम वेलकम नहीं किया उस आइडिया का, लेकिन अब हमें रियलाइज़ होता है कि वो बहुत अच्छी चीज़ हुई उस टाइम पे कि हमें गाँव लाया गया, जिस वजह से कि हम अपने कल्चर से जुड़े और हमने गाँव में वो जीवन जिया जो हम आज अपने गानों में उतारने की कोशिश करते हैं, या जो एक्सपीरियंस आज हम लेके चलते हैं। बचपन से ही सब कुछ मतलब गांव में अच्छा था, सब कुछ हमने अच्छी पढ़ाई की और पिताजी का काफ़ी गाइडेंस से ध्यान वगैरह करवाने में तो तक उन्होंने प्रैक्टिस कराया, जिससे कि मेरी बुद्धि बहुत तेज थी उस टाइम पे। मैं कुछ भी पढ़ता था तो सब मुझे याद हो जाता था। 40 तक मुझे पहाड़े आते थे और सारे पार्ट श्लोक सब याद रहते थे। तो फिर धीरे धीरे लोगों ने बोलना शुरू किया कि अब इनको देहरादून लेके जाओ, वहाँ पे वहीं के लिए पढ़ाई थोड़ा अच्छा करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्योंकि गांव में आपको पता है उत्तराखंड में एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ सरकार के द्वारा गांव में बहुत बुरे हाल है। तो इस वजह से हमें देहरादून आना पड़ा और देहरादून आए और हमने यहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू की। देहरादून में मैं पहले हिंदी मीडियम स्कूल में था, शिशु मंदिर विद्या मंदिर में। उसके बाद यहाँ इंग्लिश मीडियम में मेरा एडमिशन हुआ। मेरे साथ मेरा भाई भी था उदय और बड़े भाई भी थे। तो उसमें क्या हुआ कि थोड़ा मुश्किल हुआ शुरू में एडजस्ट करना, और नए स्कूल, नया शहर, हम तो गांव से आए थे, तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर था। और शुरुआत में काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस की, लेकिन बहुत मेहनत करी कि ताकि ऐसा ना लगे कि हम कम हैं किसी से। और शुरू में थोड़ा बुली भी हुए यहाँ पे कि लोग बोलते थे गांव से आया कि पहाड़ी टोन आ रही है, ये है वो है। उस टाइम पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा लोग बोलते हैं, क्या है, और इतना सोचा भी नहीं। लेकिन मन में ये था कि इनको जवाब देना है। वो पहले से एक अपने अंदर था कि किसी की सुननी नहीं ऐसी गड़बड़ वाली बातें। तो धीरे धीरे माहौल बनता रहा और दोस्ती यारी होने लगी। जैसे जैसे हम गांव में कहते हैं या अपने घरों में कहते हैं कि देहरादून की हवा लग जाना, वैसे कुछ मेरे घर वालों के हिसाब से मेरे साथ हुआ। और मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि हवा लग गई, या कुछ कह सकते हैं कि मेरी दोस्ती यारी बहुत बढ़ गई थी सबके साथ और मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर वाला हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा घर वाले भी परेशान रहने लगे और मैं भी थोड़ा लड़ाई झगड़े इन चीज़ों में बहुत उलझ गया था। कभी स्कूल कम जाना, इधर उधर रहना। तो फिर ऐसे करके स्कूलिंग हुई पूरी और कट गया स्कूल, ऑलमोस्ट हो ही गया था। तो तब तक फिर अचानक से मेरी लाइफ में एक चेंज आया कि मैं म्यूजिक से इंट्रोड्यूस हुआ। कहीं ना कहीं म्यूजिक से इंट्रोड्यूस होने के पीछे मेरे छोटे भाई उदय का भी हाथ है। उस टाइम पे बहुत म्यूजिक चल रहा था, बोहेमिया, हनी सिंह के बहुत सारे गाने चलते थे। तो उदय बहुत शौकीन था, तो वो सुनता था। तो उसके साथ मैं भी सुनने लगा। मैंने कहा अच्छा यार, ये नई चीज़ हम सुन रहे हैं, तो मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा। तो उदय भी उसको याद करता था और वो भी गाता था, तो मैं भी उसके साथ गाने लग गया। धीरे धीरे फिर मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ और हमने तब तक एक हमारे अंदर एक वो आ गया था, म्यूजिक का एक रिदम बन गया था कि हाँ म्यूजिक कुछ है। और रैप म्यूजिक बहुत किक देने लगा कि पता नहीं था रैप होता क्या है, लेकिन ये किक बहुत देने लगा कि यार कुछ तो है ये जो जो आपको इतना कनेक्ट कर रहा है, जो आप इतने इसको देख के इतने एक्साइटेड हो रहे हो। फिर कॉलेज में इसने मुझे पकड़ा और जकड़ा। तब जब मैं कॉलेज में जाने वाला था तो तब तक हमारी मुलाकात हुई, उदय की मुलाकात हुई पहले रोंगपा से और सिड करके एक लड़का होता था, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई। और वहाँ से वो लड़के भी रैप में बहुत इंटरेस्टेड थे, तो उनके साथ एक क्रू बन गया छोटा सा। और हम सब ने मिलकर एक क्रू बना लिया कि चलो हम साथ में म्यूजिक करेंगे थोड़ा बहुत। और फिर मैं कॉलेज गया, एक गाना हमने रिकॉर्ड किया था तब, और वो भी उदय ने लिखा था, ये गाना उसने किया। और मैं कॉलेज गया तो मैंने सबको बोला हाँ मैं रैप करता हूँ और ये वो। तो वहाँ पे एकदम से वो हो गया कि अच्छा कोई रैपर है। और मैंने उदय का गाना लिखा हुआ गाना वहाँ पे गा के और मैं हीरो बन गया। और 2-3 बार मैंने गा लिया। फिर मेरे को रियलाइज हुआ यार कि एक दिन की जब मैं किसी और के लिखे हुए गाने पे कब तक मैं कब तक मैं स्टाइल मारूंगा, कब तक मैं बोलूंगा मैं आर्टिस्ट हूँ। मुझे अगर इस चीज में उतरना है तो मुझे खुद करना पड़ेगा चीजें। और वहीं से मेरी लिखने की भी शुरुआत हुई और मैंने पहली बार अपना गाना लिखा खुद से। और मुझे अच्छा लगा कि मैंने कुछ लिखा है, हमने रिकॉर्ड किया और वो गाना डाला। तो वो उस टाइम के हिसाब से वो बहुत लोगों तक फैल गया। आई थिंक वो YouTube उस टाइम के हिसाब से तो 7-8 हज़ार लोगों तक पहुंचा था और वो बहुत बड़ी बात हो गई थी कि सूरज का कोई गाना आया और वो बहुत फैल गया।
और इस तरीके से हमारे लोग कनेक्ट होने लगे कि लोगों ने बोला यार अपना बंदा कुछ काम कर रहा है, और हमें भी बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे हमारा क्रू ने बहुत काम करने लगे शहर में कि चलो। लेकिन क्या हुआ कि रैप के साथ ना बहुत मुश्किल ये थी कि लोग ना एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे इसको, क्योंकि रैप की जो इमेज थी वो थोड़ी खराब थी। एक्चुअली जो हमारे सीनियर्स जो हैं जिन्होंने ये रैप यहाँ पे इंडिया में शुरू किया, उन्होंने कुछ गलत गाने गा लिए थे। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल ने गाने सुने होंगे वो। उस वजह से क्या हुआ कि लोगों को पसंद नहीं आए। लोगों ने बोला यार तुम क्या कर रहे हो, तुम तो कल्चर खराब कर रहे हो, तुम तो गलत काम कर रहे हो और तुम इसमें गलत चीज प्रमोट कर रहे हो। हम उसमें कोशिश करते थे कि गलत चीजें ना भी रहे, लेकिन हमको इतना मुश्किल होता था कि अगर हमें किसी कॉलेज में परफॉर्म करना है, अपने कॉलेज में स्कूल में भी कहीं पे भी करना है, तो हमको 4-4 ऑडिशन देने पड़ते थे, एक एक वर्ड बताना पड़ता था कि ये सही, ये है, क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं होता था कि ये कुछ गलत बोल देंगे और कुछ गलत हो जाएगा। तो बहुत टाइम लगा लोगों को समझाने में कि क्या हम करना चाह रहे हैं। हालांकि तब तक हमें खुद भी नहीं पता था कि हम कर क्या रहे हैं, बस जो हमने सुना था इन्फ्लुएंस था वो हम कर रहे थे। धीरे धीरे जब हम सुनने लगे चीजें, बाहर के आर्टिस्ट को भी सुनने लगे, और सब तक समझ आने लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज है। ये चीज बहुत छोटी लिमिटेड नहीं थी कि इसको बस आपने गाना गा लिया और खत्म हो गया, या आपने क्या गाना गा लिया। जब एमिनेम को सुनने लगे, लिल वेन को सुनने लगे बाहर, बोहेमिया की लाइव सुनने, और यहाँ के भी कुछ आर्टिस्ट अच्छा काम कर रहे थे, तब रियलाइज हुआ कि यार ये तो आप अपनी लाइफ बता सकते हो, इसमें आप अपने सारे एक्सप्रेशंस बता सकते हो जो आप फील कर रहे हो। और उस चीज ने आपको बहुत ज्यादा और जोड़ दिया हमें कि हमें तो अब यही करना है। बहुत ज्यादा एक एंथुसियाज्म आ गया। लेकिन उस टाइम पे इतना एक्सपोजर भी नहीं था, इतनी फैसिलिटी नहीं थी, कंपटीशन नहीं था कि किसी को देख के इंसान इंस्पायर भी हो। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हम ना थोड़ा ढीले भी पड़ गए। अब ढीले ढीले पड़ने लगे तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद हमने काम तो किया, लेकिन फिर थोड़ा ना आपस में ग्रुप में थोड़ी टकरार हो गई। दोस्ती जो होती है ना, दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इंसान की, और इंसान ना कई बार अपने भाइयों से, अपने माँ बाप से ज्यादा ना अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है, उनके साथ घूमना पसंद करता है। तो जब हमारा ग्रुप था डीमेंड आर्मी करके, और शहर में हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लोग हमें अप्रिशिएट भी करते थे, हमारी पर्सनल भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, हम लोग बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब काम आ जाता है, जब पैसा इन्वॉल्व होने लगता है, तो चीजें खराब होने लगती हैं। और कोई पर्टिकुलर कारण नहीं है कि ग्रुप टूटने का क्या है क्या नहीं है, बट कहीं ना कहीं वही चीजें हैं कि जब आपके आपके ना ईगो प्रॉब्लम्स आने लगते हैं आगे, तो वो चीजें खराब होने लगती हैं। और इसी तरीके से हमारे साथ भी चीजें हुई, और बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी। मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये भी कहते हैं कि मैं एक्चुअल मुझे अपनी पता लगा कि मैं क्या हूँ। अभी जमीन पे जब अकेला खड़ा हूँ तो क्या हूँ, कुछ भी नहीं था। और जब तक ग्रुप में थे हमें लगता था हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम बहुत कुछ हैं। तो वो चीजें पता लगी जब ग्रुप हमारा टूटा, तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मतलब इमोशनल ब्रेकडाउन तो था ही कि एक दोस्ती गई है। एक तरीके से हमारी दोस्ती, मैं ओपनली बोल रहा हूँ ये बात, हालांकि ये चीजें हमने कभी डिस्क्लोज की नहीं, या कुछ इसमें कुछ ऐसे बताने वाली बात भी नहीं है, बट जब आपका ग्रुप टूटते है तो आपकी दोस्ती भी टूटती है कहीं ना कहीं, जो कि आज तक नहीं जुड़ पाई है लिटरली प्रॉपरली। हालांकि अब हम बात करते हैं, लेकिन उस टाइम तक वो भी नहीं जुड़ पाई थी प्रॉपर। वो मतलब वो टूट गई थी एक तरीके से। और एक तो इमोशनल ब्रेकडाउन था बहुत ज्यादा कि यार जिनके साथ आपने इतना उठना बैठना खाना पीना सब था, वो एकदम बंद हो गया। और दूसरा कि आप प्रोफेशनल ब्रेकडाउन कि आप काम कैसे करोगे, आपको कुछ भी नहीं आता है, आप इतने ज्यादा डिपेंडेंट थे कि एक आपको बीट बना के दे रहा है, आप ये कर रहा है, एक आपको मतलब आपको हर चीज पूछनी पड़ती थी यार क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत ज्यादा। तो दोनों तरीके से मैं टूट चुका था। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि जो मेरा भाई था वो यहाँ पे नहीं था उदय, जिसके साथ एक थोड़ा प्रोफेशनल भी था पर्सनल भी था, तो मेरा एक वो सपोर्ट भी चला गया था। तो मैं बहुत ज्यादा अकेला हो गया था उस टाइम पे। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो भगवान है वो आपके इम्तिहान लेते ही ऐसे टाइम पे है। मतलब मैं समझता हूँ, मैं तब से लाइफ की एक थ्योरी ये बना ली है कि जब भी आप प्रॉब्लम में आओ, समझो आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है आगे बढ़ने की। पर उससे पहले हमारे साथ जैसे हमारा जो मैनेजर हुआ करता था वो प्रियंका को लेके आया, फिर वो रोहान को लेके आई, तो हम लोगों ने मिलकर कुछ गाने वाने किए और कुछ वीडियोस वगैरह बनाए, जो कि उसमें हमने यहाँ से एंट्री होती है पहाड़ी रैप की, जो कि मेरे लाइफ से सबसे इम्पोर्टेंट जुड़ा हुआ है। अब क्या है कि पहाड़ी रैप जो है वो मैंने शुरू पहले ही कर दिया था। जब हमने रैप शुरू किया था तो ऐसे ही हुआ उदय मेरा कि यार अपने भाषा में भी कुछ लिखते हैं। अब वो लिख तो दिया, उसको गा भी लिया। सबसे पहले जो मैंने लिखा था वो था जब उत्तराखंड में आपदा आई थी, उस पर मैंने पूरा ही गाना लिखा था, पूरा गढ़वाली में लिखा था। और मुझे ऐसा लगा कि यार ये बहुत दुख हुआ था, और अपनी भाषा में कुछ लिखा था पूरा गाना, तो वो कभी रिलीज नहीं किया बट वो अपने पास ही रखा। और उसके बाद हमने एक गाना निकाला भी पहाड़ी में, लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि लोगों ने उल्टा काफी लोगों ने इसका विरोध किया बहुत ज्यादा कि तुमने क्या कर दिया, हमने अपने कल्चर को खराब कर रहे हो, या तुमने क्या कर दिया है। बट हम पहले से एटीट्यूड ऐसा था कि यार जो करना है वो करना ही है।
फिर जब धीरे धीरे हमारा ग्रुप, जो मैंने आपको बताया अभी कि हम जुड़े आपस में और हमने कुछ वीडियोस वगैरह बनाई, वो थोड़ी ना वायरल हो गई। उसमें थोड़ा जैसे सिंगर्स ने मैशअप डाल दिया कोई पुराने गाने, उसमें हमने अपने ओरिजिनल रैप कर दिए, वो लोगों तक पहुंचे और वो एकदम से बूम हो गया, वायरल हो गए। अब वो क्या हुआ कि सोनू निगम ने भी शेयर कर दिया, कुछ बादशाह ने शेयर कर दिए, कुछ और आर्टिस्ट ने शेयर कर दिया, और वो हर जगह यूट्यूब पे दिखने लगे सबको। उससे क्या हुआ, हमारी रीच तो बढ़ी, लेकिन इससे क्या होता है कि बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ बहुत नेगेटिविटी भी हमारे पास आने लगी। अब इस वजह से हम थोड़ा अच्छे फेज पे भी थे, लेकिन बहुत ज्यादा हेटरेट भी मिलने लगा। मुझे तो लिटरली मैं आपको बताऊं कि मेरे को मैसेजेस आते थे कि हम एफआईआर कर देंगे तुम्हारे पे अगर तुमने पहाड़ी में ये रैप करना बंद नहीं किया। तो वो बहुत सारी चीजें, कोई गाली लिखता था, कोई कुछ करता था, काफी लोग अप्रिशिएट भी करते थे। तो उन सारी चीजों को भी हमने झेला और हम कंटिन्यू करते रहे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था और हम मेहनत भी कर रहे थे, चीजें हो भी रही थी। धीरे धीरे मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई। एक्चुअली एक्साइटेड हो जाता है इंसान ना, अपनी एनर्जीज को कंट्रोल नहीं कर पाता शुरू में। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता था, जहां भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी वहां गाने लग जाते थे। किसी ने बोला यार तू करता है सुना दे, ये कंटिन्यू गाने लगे बहुत ज्यादा। और मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई कि मेरे गले में प्रॉब्लम शुरू हो गई कि मैं गा नहीं पाने लगा, मेरे ना गले में बहुत खराश होने लगी। मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो एनर्जी का टाइम था बहुत ज्यादा, तो ध्यान नहीं दिया और कंटिन्यू करते रहे और थोड़ा सेहत का भी ख्याल नहीं रखा, गलत चीजें भी रही थोड़ी। तो उस वजह से क्या हुआ कि मेरे गले की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर मुझे लगा कि यार इसे डॉक्टर में दिखाना चाहिए क्योंकि मेरी आवाज आनी बंद हो गई थी। फिर मुझे पता चला कि मेरे जो हमारे गले में दो ताले होते हैं, लैरन और फेरन, मेरी लैरन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, लैरेंजाइटिस से कहते हैं। और उस वजह से क्या था कि मेरी थ्रो खत्म हो गई थी आवाज की, मतलब मैं चिल्ला नहीं सकता था और मेरी आवाज में बहुत खराश आ गया था। अब क्या हुआ कि जो लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे शुरू में, जिन्होंने मुझे चढ़ाया कि हाँ भाई तू कुछ करता है, वो लोग ही मुझे नीचा दिखाने लगे कि कभी पहले पीठ पीछे बोलने लगे तो फटा स्पीकर है, अरे यार क्या आवाज सुना के एक कौवे जैसी आवाज गा रहा है। और लिटरली मुझे ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिली और इंसान बहुत डिमोटिवेट हो जाता है सब सुन के। एक तो प्रॉब्लम से पहले ही जूझ रहा है, फिर लोगों के इस तरीके से रिस्पॉन्स, जो पीठ पीछे बोलते थे वो सामने सामने भी बोलने लगे उस चीज को। कभी कभी आपके खुद के क्रू वाले और अपने लोग भी ये चीजें बोलने लगे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तो बहुत ज्यादा है ना वो चीज आपको चुभने लगी। तो मुझे लगा यार कि मैं मतलब बहुत डिप्रेस सा होने लगा था, क्या होगा। बट देन मैंने बहुत पॉजिटिव हो गए क्योंकि मैंने अपना एक चीज बहुत सिंपल पहले से रखा कि मुझे कुछ नहीं आता है और मैं सीख रहा हूँ। यही चीज ने मुझे आज तक सपोर्ट किया। मैंने एक चीज हमेशा से बना के रखी, मैं जब भी हमारा ग्रुप शुरू हुआ था मैं सबसे लीस्ट स्किल्ड आर्टिस्ट था ग्रुप के बीच में। मेरी प्रेजेंस बहुत अच्छी नहीं थी, लाइक प्रेजेंस से मेरा मतलब था कि जो हमारे जेस्चर पोस्चर्स होते हैं जब आप गाना गाते हो, या मेरा थ्रो बहुत अच्छा नहीं था। लिखावट मेरी पहले से अच्छी थी लेकिन मतलब मैं डिलीवर बहुत अच्छा नहीं कर पाता और स्किल सेट मेरा वीक था। और मैंने कभी भी ऐसा नहीं रखा कि यार या तो मैंने गलत फहमी में रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मैंने अपने आप को डिप्रेस कर दिया। मैंने हमेशा ये सोचा कि मुझे सीखना है, कल अच्छा करूंगा, परसों और अच्छा हो जाएगा, और डेली मैं करता रहा, इम्प्रूव करता रहा। और वही चीज मेरे साथ हुआ कि मेरे जब गले ने मुझे मेरा साथ छोड़ना शुरू किया तो मैंने थोड़ा पॉजिटिव होके मैंने कहा काम तो यही करना है, अब कुछ भी हो। बट फिर डॉक्टर ने नेक्स्ट टाइम मुझे इतनी बड़ी बात बोल दी कि फिर मैं बिल्कुल घबरा गया। डॉक्टर ने कहा कि आपको कैंसर हो सकता है अगर आपने म्यूजिक बंद नहीं किया। तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग हो गया कि मैं क्या करूँगा। तो मैंने बेवकूफ़ी भी नहीं की, मैंने थोड़ा कम किया लेकिन मेरे अंदर वो चीज़ रही कि मुझे करना। फिर मैंने पॉजिटिव होके मैंने सोचा अब करना तो है ही, अब चाहे कुछ भी हो। और मैंने काम शुरू करता रहा और चलाता रहा। गले का भी बहुत ख्याल रखा, आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज की, नॉनवेज मैंने कम्प्लीटली छोड़ दिया था और उससे फर्क पड़ने लगा। फिर जैसी वो चीज़ें हुई तो मेरा ग्रुप भी टूट गया था। अब उदय जापान चला गया क्योंकि मेरा भाई था ग्रुप में, रोंगपा था, यूके था, मैं था, यूके भी बाद में जुड़ा था हमारे साथ। अब क्या हुआ कि रोंगपा यूके ने कहा हमें अलग काम करना है और उनका डिसीजन था तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते कि चलो ठीक है, सबको अपना अपना अधिकार है। उदय जापान चला गया, अब मैं रह गया अकेले, मुझे कोई टेक्निकल काम नहीं आता और मैं ऐसा हो गया कि क्योंकि उस टाइम पैसा भी नहीं होता था कि आप रिकॉर्ड वगैरह कराओ कहीं से, मतलब कितना ही कर लोगे, एक गाना दो गाना से ज्यादा कब करोगे। तो मैं ऐसा हो गया कि अब क्या करूँ, लेकिन मैंने वहां पे छोड़ी नहीं चीजें। मैंने कहा छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, काम तो कंटिन्यू ही रहेगा। और वही चीज हुई कि वहां से जो मेरा पहाड़ी रैप जो हमारा जुड़ा था लाइफ में, उसी ने मेरा साथ दिया। जो पहाड़ी रैप थोड़ा वायरल हुए, जो लोगों तक पहुंचे,
उनकी वजह से ही मुझे थोड़ा अप्रिसिएशन मिलने लगा, उनकी वजह से स्टेज शोज के लिए लोग बुलाने लगे और वहीं से कहानी मैंने शुरू की। वहीं से जो एक रेस पकड़ी उसने मुझे काफी साथ दिया। वहां पे हमने काफी सारे शोज करने लगे, मैं अपने दम पे ही था उस टाइम पे भी। कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, जैसे रूहान था उस टाइम, दीपा भी थी, कभी चमोली भी था। कुछ जो लोग जुड़ते जाते थे हम सब साथ में काम करते जाते थे। और उसके साथ क्या क्या होता रहा कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, मतलब गेम से आउट बिल्कुल नहीं हुए थे। अब थोड़ा पैसा भी आ रहा था तो गाने भी बन रहे थे। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने की है लाइफ में, जो मैंने अभी आपको बोला था कि मैं स्किल सेट बहुत कमजोर था, लेकिन मैंने जो चीज की वो है कंसिस्टेंसी। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में ना सबसे बड़ी की यही है कि अगर आज मैं आपको सामने यहाँ पे भी खड़ा हूँ, अगर कंसिस्टेंट नहीं होता तो सब कुछ खत्म था। मैंने धीरे धीरे हर दिन इंप्रूव किया है, एक एक दिन। अभी भी मुझे बहुत कुछ इंप्रूव करना है और मैंने काफी कुछ इंप्रूव कर दिया है, ये भी बात है। लेकिन इसका कारण ये है कि मैं बहुत कंसिस्टेंट रहा। मैंने अपने गाने छोड़े नहीं, मतलब मैं कंटिन्यू कोशिश करता रहा कि 1 महीने में 2 महीने में आते रहे गाने या कुछ भी होता रहे। आप दिखो कैमरा के आगे, आप दिखते रहो, चाहे मैटर नहीं करता कि आप कितने पॉपुलर आप गाने दे रहे हो कितने, लेकिन आप दिख रहे हो, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जो सुनने वाला उसको पता है कि इंसान क्या डिलीवर कर रहा है, उससे आपकी पता लग जाता है आप क्या आर्टिस्ट हो। यही मेरे साथ हुआ कि मैंने इस चीज को कंटिन्यू किया। सडनली मेरे साथ ये नेक्स्ट चीज क्या होनी थी कि मुझे बॉम्बे जाना पड़ा। फिर वहाँ मेरी मुलाकात तुषार भट्ट जी से भी, उनके लिए मैंने गाना किया, 2 गाने के इनफैक्ट, और उससे भी मुझे काफी कुछ मिला। और उसके जस्ट बाद मुझे जग्गी वसुदेव सदगुरु, जिनको आप जानते हैं, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला और एक अच्छा पॉजिटिव सिनेरियो मिला। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं उस टाइम बॉम्बे में मैंने जो सबसे अच्छी चीज की वो मैं जुड़ा वापस अपने जो बचपन में एक वो था कि ध्यान के प्रति मैं था, उसमें मैं वापस बॉम्बे में मैंने अपनी एनर्जी को थोड़ा कलेक्ट किया और मैं थोड़ा मंथन करने लगा कि क्या करना है, क्या चीज होगी, क्या सही है। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मुझे अपने पहाड़ के लिए कुछ करना है तो मुझे वहीं वापस जाना पड़ेगा, वहीं के लिए करना है। क्योंकि अपनी लैंग्वेज में अगर चीजें करनी है तो बॉम्बे में बैठ के एक स्ट्रगलर की तरह इधर उधर भटक के मैं वो चीज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर स्ट्रगल भी करो तो अपने यहाँ करो और अपनी चीजों को पहले आगे बढ़ाओ, धीरे धीरे चीजें बढ़ जाएंगी। वहीं से मैंने अपना नाम त्राटक भी रखा, क्योंकि त्राटक विद्या का मेरे साथ बहुत शुरू से रुझान था, जिसकी वजह से मुझे काफी फायदा भी हुआ और मुझे खुद को समझने में टाइम लगा, लेकिन उससे मुझे काफी चीजें क्लियर हुई, इसलिए मैंने अपना नाम भी त्राटक रख दिया, जो कि एक योग साधना है। और फिर मैं वापस देहरादून आया और यहाँ पे चीजें अच्छी होने लगी, मतलब काम भी, शोज होने लगे, इंटरव्यूज रेडियो में, टीवी में, ये सब मतलब धीरे धीरे चलने लगा। फिर सडनली एक बहुत बड़ा मोमेंट मेरी लाइफ में आया कि TEDx इंटरनेशनल, जो कि प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, उसमें भी मुझे बुलाया गया, उनकी चमोली भी था साथ में, और हमने वहाँ पे उत्तराखंड के इश्यूज के बारे में, उत्तराखंड के बारे में अच्छाई और यहाँ की जो भी कुरीतियाँ हैं उनको भी प्रेजेंट करने का मौका मिला, अपनी भाषा को रखने का मौका मिला। तो मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित फील करता हूँ कि यार अपनी भाषा को वहाँ पे TEDx में भी ले गए, वो बहुत बड़ी बात थी। वो सबका आशीर्वाद था अपने लोगों का कि वहां तक पहुंच पाए। उसके बाद लेकिन जर्नी खत्म कभी नहीं होती है। अब जर्नी आज भी चल रही है, आज भी हम मेहनत कर रहे हैं, आज भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आज भी लोग एक्सेप्ट करने लगे। दोनों चीजें हैं, मुश्किल हमेशा आती रहती हैं और हमें हमेशा ही लड़ना पड़ता है। ऐसा देखिए, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम आज इतने कामयाब हो गए कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे लगता है कि जो आज के डेट में आप जिसको भी टॉप पे मानते हैं, उसके अंदर भी उतना ही प्रेशर है काम करने का। उसको भी ऐसा ही लगता है कि अगर आज नहीं किया काम तो शायद कल कहीं नहीं होंगे, चाहे किसी भी बड़े आर्टिस्ट का नाम ले लो। तो सेम चीज है, अभी भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि बहुत कुछ हो गया है, लेकिन ये है कि आपने रास्ता बना लिया है, और रास्ता बना लिया तो आपको मेहनत तो करते ही रहनी है हमेशा। इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैंने आपको शुरू में भी कहा, कंसिस्टेंट रहना है, सबसे जरूरी है। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आप लगातार से लगे रहो काम करने में। दूसरा क्या है कि पॉजिटिव बहुत जरूरी है, पॉजिटिव रहना, क्योंकि आपको रोकने टोकने वाले लोग बहुत आएंगे, आपका मनोबल गिराने वाले बहुत आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि लोग कम गिराते हैं, हम अपना मनोबल खुद गिरा देते हैं। कुछ भी नेगेटिव सिचुएशंस लाइफ में आती हैं, तो इन सारी चीजों की वजह से हम रुक जाते हैं। लेकिन रुकना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको काम करते जाना है। और जैसे कि हमारी गीता में भी लिखा है कि फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ। तो वैसे ही कुछ मेरी लाइफ का भी सिनेरियो था। फिर मैंने भी काम करता रहा। मैंने उसके बाद सुप्रीम कॉन्शियसनेस एल्बम निकाली मैं, और पूरी कॉन्शियस एल्बम, मैंने एक कॉन्शियस साउंड की अलग की। मैंने कहा चलो कुछ अलग बात करते हैं जो आपके मेडिटेशन से रिलेटेड, या मेरा जो अंदर की नॉलेज थी उसको मैंने उसमें दिया। फिर मैंने एक पहाड़ी एल्बम निकाली पूरी, मैंने पहाड़ी करके। तो मैंने भी पूरा कंटेंट टाइम टू टाइम देता रहा, और यही आगे भी मेहनत करते रह रहा हूँ। आगे भी प्लान्स हैं, चीजें बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, और मतलब रुकने का कोई सवाल नहीं है कि रुकना नहीं है।
चाहे जो भी हो काम करते रहो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही मेरे लाइफ का मोटो है कि लगे रहो। और आप लोगों से भी यही निवेदन है, जो भी काम करना चाहते हैं कि वो काम में लगे रहो, सच्चे जी जान से लगे रहो, पॉजिटिव होके लगे रहो। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।